गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंट्स की PDF 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आयव्यय खाते का अर्थ व विशेषताएं समझेंगे। आयव्यय खाता किसी भी संस्था के अंत में बनाए जाने वाला खाता होता है, जिसके माध्यम से कोई भी संस्था अपनी आधिक्य या कमी का पता लगाती है। यह खाता एक नाममात्र का खाता है, जिसमें समस्त खर्चों और हानियों को हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं तथा समस्त आय और लाभ को हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। यह लाभ हानि खाते की तरह ही होता है। आयव्यय खाते के अंतर्गत हम समस्त पूंजीगत मदों का लेखा नहीं करते, वरन समस्त आयगत मदों का लेखा करते हैं। आयव्यय खाते में समस्त समायोजनों का लेखा किया जाता है, जिसके माध्यम से साल के अंत में हमें वास्तविक कमी या आधिक्य का पता लगता है। तो यह हमारा आयव्यय खाते का अर्थ हुआ। अब आयव्यय खाते का जो हमने अर्थ समझा है, वही हमारी विशेषताओं के रूप में भी आता है। तो पहली विशेषता है शीर्षक। आयव्यय खाता बनाते समय हम उसका शीर्षक लिख के ही वह आयव्यय खाता प्रारंभ करते हैं। तो शीर्षक में हम सबसे पहले लिखेंगे आयव्यय खाता, उसके बाद संस्था का नाम जैसे माधव क्लब, और वर्ष के समाप्त होने वाली दिनांक जैसे 31 दिसंबर 2019, इसको लिखकर हमारा शीर्षक पूरा होता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है खाते की प्रकृति। जैसा कि हमने पहले भी समझा है, आयव्यय खाता नाममात्र का खाता है, जिसमें समस्त हानि और खर्चों को डेबिट में लिखा जाता है तथा समस्त आय और लाभ को क्रेडिट में लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा आयगत मदों का लेखा। प्राप्ति भुगतान खाते की तरह इसमें पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाता, इसमें आयगत मदों का लेखा किया जाता है। और यदि हम आयगत मदों को समझें तो ऐसी मदें जिनका भुगतान या प्राप्ति वर्ष में हमें कई बार प्राप्त होती है या हमें चुकाना होता है। जैसे सैलरी या वेतन हम बार बार चुकाते हैं, हर महीने चुकाते हैं, या चंदा हमें हर महीने प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा समायोजन का लेखा। प्राप्ति भुगतान खाते में हम समायोजन नहीं करते, परंतु आयव्यय खाते में हम वास्तविक आधिक्य या कमी का पता लगाने के लिए समायोजन का लेखा करते हैं। जैसे अदत्त व्यय, पूंजीगत व्यय, रास का लेखा, डूबत ऋण का लेखा आदि। फिफ्थ पॉइंट है हमारा चिट्ठा। आयव्यय खाते के बाद में जो हम आधिक्य या कमी का शेष निकालते हैं, उसके बाद हम चिट्ठे का निर्माण करते हैं। चिट्ठा किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को बताता है। इस प्रकार से हमारा अर्थ व विशेषताएं पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयव्यय खाते के उद्देश्य। आयव्यय खाते के उद्देश्य कहीं ना कहीं आयव्यय खाते के अर्थ विशेषताओं से संबंधित ही हैं। जो हमने अर्थ समझा है, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसके उद्देश्य भी हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारा आयव्यय खाता, आयव्यय का शेष। लेखांकन अवधि में संस्था की आयव्यय का शेष ज्ञात करने के लिए आयव्यय खाता बनाया जाता है। सेकेंड इज शुद्ध बचत या घाटे की जानकारी के लिए हम आयव्यय खाता बनाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, कि जो स्रोत है हमारे दानदाताओं के माध्यम से जो प्राप्ति होती है, सदस्यों से जो हमें दान या चंदा प्राप्त होता है, उन्हें भी समय समय पर जानकारी देने के लिए कि हमने उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का प्रयोग किन किन वांछित उद्देश्यों के लिए किया है, इसके लिए भी हम आयव्यय खाता बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज संपत्ति व दायित्वों का मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में किया जाता है आयव्यय खाता बनाने के बाद। तो भी आयव्यय खाता बनाने का उद्देश्य है ताकि हम उसके बाद हम चिट्ठा बनाकर संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन कर सकें। और समायोजनों का लेखा, वास्तविक आय तथा वास्तविक व्यय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम समायोजनों का लेखा करने के उद्देश्य से आयव्यय खाता बनाते हैं। तो आयव्यय खाता बनाने का उद्देश्य यही है: आयव्यय शेष पता लगाना, शुद्ध बचत या घाटे का पता लगाना, सदस्यों के द्वारा दी गई रोकड़ की प्राप्ति का पता लगाना, संपत्ति व दायित्वों का मूल्यांकन और समायोजनों का लेखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आय के स्रोत।
जैसा कि आपको पता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अपने कोई पूंजी के स्रोत नहीं होते हैं, वरन वह अन्य माध्यमों से आय प्राप्त करती है। तो पहला जो स्रोत है वह है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क व्यापारिक संस्था के लिए प्राप्त होने वाली वह राशि है जो सदस्यों द्वारा संस्था में सदस्यता ग्रहण करते समय चुकाई जाती है। यह आयगत भी हो सकती है, पूंजीगत भी हो सकती है तथा अंशतः पूंजीगत व आयगत दोनों प्रकार की हो सकती है। आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन से तात्पर्य ही है जो जीवन भर के लिए चुकाया गया हो। यह वह शुल्क होता है जो अलाभकारी संस्था अपने सदस्यों से उनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्राप्त करती है। चूँकि यह सिर्फ एक ही बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे पूंजीगत आय मानकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। चंदा। गैर व्यापारिक संस्था द्वारा अपने सदस्यों से प्रति माह या प्रति वर्ष कुछ रकम उनकी सदस्यता को कायम रखने के लिए प्राप्त की जाती है, जिसे हम चंदा कहते हैं। चूँकि चंदा हमें बार बार प्राप्त होता है, इसलिए यह आयगत प्राप्ति होती है। वसीयत या उपहार से प्राप्त राशि। वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान होता है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। यह नगद संपत्ति के रूप में भी प्राप्त होता है और यह एक ही बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। सरकारी अनुदान। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, अस्पताल सबका अर्थ प्रबंधन सरकार द्वारा ही किया जाता है। मीन्स उन्हें जो आय की प्राप्ति होती है अपनी संस्था को चलाने के लिए, वह सरकार द्वारा दिए गए पैसों से ही वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अतः नियमित रूप से वार्षिक आधार पर यह सहायता सरकार द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए इसे आयगत माना जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।